हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। कोशिश हर दिन हमारी यही होती है कि आपको हम हर एक खबर का पूरा अपडेट दें। कोशिश यही रहती है कि आपके साथ हमारा संवाद हो जाए। कोशिश यही रहती है कि एक रिश्ता हमारे और आपके बीच में ऐसा बने कि जब भी हम लाइव आए, जब भी आपसे संवाद करने के लिए आए, तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें लगातार मिले। कोशिश तो यही रहती है और इसी कोशिश के तहत हम लगातार रिसर्च भी करते हैं और चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े और जब भी मौका मिले, जब हम आपके बीच आए, तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपके साथ जो बॉन्डिंग एक हमारी है वो बने। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जहां भी आप मौजूद हो वहीं पर आपको हर एक अपडेट आपको दे दें। तो आज देखिए मॉर्निंग अपडेट्स हम आपको देते हैं सुबह से कौन कौन सी खबरों को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किन खबरों में उम्मीद है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। तो उन खबरों में देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर यूपी की बात कर ले तो यूपी एक बार फिर से चुनावी मोड में है, यानी चुनाव के मौसम में गुजर रहा है। ये चुनाव है निकाय चुनाव का। तो निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और 17 अप्रैल तक आप नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 18 तारीख को उन नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसके बाद 20 अप्रैल को आप नामांकन वापस ले पाएंगे और 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह जो है वो वितरित किए जाएंगे। चुनाव चिन्ह आपको मिल जाएगा और उसके बाद 4 मई को पहले चरण का चुनाव हो जाएगा। तो नामांकन प्रक्रिया ये उन 9 मंडलों की हो रही है, उस 9 मंडल में जिनमें 4 मई को चुनाव होने हैं। 4 मई को चुनाव होंगे, इसलिए उसके नामांकन प्रक्रिया शुरू है। 4 मई को जिन 9 मंडलों में चुनाव होंगे उनमें उसके तहत 37 जिले आते हैं और अगर नगर निगम की बात कर ले तो इन 37 जिलों के तहत 10 नगर निगम आते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं, 4 और फिर 11 और उसके बाद फिर जो है नतीजा आ जाएंगे। तो नगर निगम चुनाव जो है या निकाय का जो चुनाव है वो यूपी जैसे राज्य के लिए बहुत मायने रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि देखिए ऐसा संभवतः वो पहला राज्य है देश का जहां पर इतने सारे नगर निगम हैं। आप तमाम राज्यों को उठाकर देख लीजिए, आबादी इतनी विशाल, इतनी ज्यादा कि कई दुनिया के देश भी उससे आबादी में छोटे हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है वो। तो जाहिर सी बात है ऐसे प्रदेशों में जब निकाय चुनाव होते हैं इसका मतलब साफ हो जाता है कि निकाय चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं वहां की जनता को उनका शासन उनको ही करने के लिए दिया जाता है। यही कोशिश होती है। दरअसल निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव का मतलब यही होता है कि ऐसे बहुत सारे कार्य जो जनता खुद करा सके किसी जगह पर, किसी इलाके में, इसलिए इस तरह के चुनाव होते हैं। यानी कि आप देखिए कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अगर सत्ता मान लीजिए कि सब कुछ पीएम मोदी को करना है, केंद्र को करना है, यानी कि पीएम मोदी को भी करना है, तो क्या यह संभव है कि हर एक जगह में, वार्ड में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में पीएम मोदी किसी नुमाइंदे को भेजेंगे और काम हो जाए? संभव नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है बहुत सारी योजनाएं जो है वो लागू वो जरूर करेंगे, यानी कि केंद्र सरकार लागू जरूर करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो हर एक जगह पर मौजूद रहे। हाँ, एक हायरार्की जरूर है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे राज्य सरकार से भी कि अगर इसी कड़ी में आप देखिए कि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार जरूर मौजूद है और लखनऊ से तमाम चीजें वो जो है वो करती है। लेकिन क्या संभव है कि एक छोटे से नगर परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार का यानी कि सीएम का कोई नुमाइंदा पहुंच जाए? तो पॉसिबल नहीं है। और इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर जो है, जिसमें हर स्तर पर आप देखिए कि लोगों की जो आबादी है उसी के अनुसार तय होती है। छोटी सी आबादी है, शहर की सरकार आप चुन रहे हैं, उससे थोड़ी बड़ी आबादी हो जाती है तो आप विधानसभा, नगर मतलब मेयर चुन लेते हैं, यानी कि बड़े शहर की बात कर लें, नहीं तो नगर पालिका, नगर परिषद भी होते हैं और उससे ऊपर पहुंच जाए तो विधानसभा हो जाते हैं, उससे ऊपर लोकसभा और फिर हमारा राज्य और देश तो है ही। तो ये बड़ी इकाइयां जो होती हैं उसी को हम एक लघुत्तम रूप में रखते हैं निकाय चुनाव में। यानी कि आपको मेयर मिलेगा। शहरों में अगर बात करें नगर निगम जो कि 17 है, तो सोचिए यूपी जैसे राज्य के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी आबादी और इतना सारा काम। तो संभव नहीं है कि अगर हम ये उम्मीद करें कि जो राज्य सरकार का नगर विकास विभाग है वो हर जगह मौजूद रहे। जाहिर सी बात है नहीं पॉसिबल है। और नगर विकास विभाग मॉनिटरिंग करे हर जगह की, जाहिर सी बात है संभव ही नहीं है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि लोगों को लगता है कि आखिर निकाय चुनाव का फायदा क्या है, जब तमाम योजनाएं राज्य सरकार ही चला रही होती है, या फिर उससे ऊपर देख ले तो केंद्र सरकार ही चला रही होती है, तो फिर निकाय चुनाव का मतलब क्या होता है। तो ये आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो निकाय चुनाव यानी कि नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में या फिर पंचायत चुनाव में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें इस बात की जानकारी अच्छे से है। हाँ, बहुत सारे ऐसे युवा, ऐसे लोग जो इस तरह के चुनाव में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये अलग होता है। उन्हें लगता है कि आखिर क्या हो रहा है, मतलब क्या होगा इसका। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि देखिए 5 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ से भी अधिक की जो जनता आबादी है वो इस निकाय चुनाव में हिस्सा ले रही है। अब इस 5 करोड़ जनता को आप कैसे देखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप इन 5 करोड़ में से एक होंगे तो आप चाहेंगे कि इन 5 करोड़ जनता को जैसा वो चाहते हैं कि अच्छी बिजली मिले, अच्छा पेयजल मिले, अच्छी तमाम सुविधाएं मिल जाए, नारी सुविधाएं वो मिल जाए। और अगर आप दूसरे पक्ष में हैं, यानी कि उम्मीदवार आप हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो आप उम्मीद क्या करेंगे कि इन 5 करोड़ का जो 5 करोड़ वोटर्स जो है हमारे साथ हैं, वो वोटर्स हमारे साथ जुड़ जाए। ये वोटर्स अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आप सत्ता में आ जाते हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप सोचते हैं, समीक्षा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आखिर चूक कहां हुई, आखिर क्या हमारे जो वादे थे वो उन्हें झूठे लगे, क्या हमने जो पहले के काम किए हैं, हमारी सरकारों में जो काम हुआ है, क्या वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये तमाम चीजें होती हैं, और इसीलिए निकाय चुनाव को माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि देखिए, सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि अगर निकाय चुनाव में आपको, क्योंकि शहर में 5 करोड़ आबादी है, वही जाहिर सी बात, वो 5 करोड़ की जो आबादी जो शहरों में शहर की सरकार चुनने में अपना मतदान करेगी, वही मतदान वो लोकसभा चुनाव में भी करेगी। यानी कि उस 25 करोड़ आबादी में से 5 करोड़ की जो आबादी है, उसके जरिए आप कहीं ना कहीं उस तक पहुंच रहे हैं। अगर आप उन जनता तक पहुंचने के बाद आप अपनी उपलब्धियों से उन्हें कन्विंस कर ले रहे हैं, उन्हें इस बात को समझा दे रहे हैं कि उनके होने का क्या मतलब, यानी कि मेरी पार्टी आएगी तो क्या होगी, मेरा उम्मीदवार आपके लिए क्या करेगा। और अगर आप पे भरोसा करती जनता, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और अगर जनता आपको खारिज कर देती है, आप मेयर पद पर नहीं पहुंच पाते हैं, आपके प्रत्याशी, आप पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं, आप वार्ड सदस्य नहीं बन जाते, मतलब साफ है कि कहीं ना कोई कमी है, कहीं ना कोई ऐसी कमी है जिसको लेकर जनता के मन में आपके प्रति जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब क्या होता है कि आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो आपका उम्मीदवार होगा वो खास तरीके से इस दिनों में वो क्या करेगा, लोकसभा चुनाव तक जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करेगा, पार्टी लोगों के काम करेगा, सामाजिक काम करेगा, ताकि पैठ बना सके, वो एक छवि बनाने की कोशिश करेगा। तो नगर निगम के जो चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर पालिका, मतलब निकाय चुनाव में जाहिर सी बात है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका क्षेत्र हो गया, नगर परिषद क्षेत्र हो गया, और पंचायत चुनाव तो खैर होते ही होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं तय करते हैं, आने वाले दिनों में किसी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करते हैं कि आखिर क्या है। हालांकि एक पैटर्न जो लगातार हम अब तक देखते आ रहे हैं, वो पैटर्न ये है कि नगर निगम में आमतौर पर हमने देखा अब तक, और सिर्फ यूपी की बात नहीं है, तमाम देश के हर राज्य में जो मौजूद जो निगम है वहां की बात है, उत्तर भारत की बात कर ले, खासतौर से उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत की, बिहार की बात कर ले, हम दिल्ली की बात कर ले, हम हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, जब तमाम जगहों पर हमने देखा है कि निगम चुनाव में बीजेपी का बोलबाला बहुत जबरदस्त होता है। मतलब होता इसलिए है क्योंकि अब तक एक आप चलते आ रहे जिस रूटीन को आप देख रहे हैं, तो उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, राज्यों में भी रही है, फिर राज्यों में और यूपी जैसे राज्यों में क्या है कि क्षेत्रीय छत्र, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस भी, ये लोग सत्ता में रहे। तो जो जनता होती है शहर की जनता को थोड़ा सा प्रबुद्ध माना जाता है, थोड़ा सा समझदार माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो छोटे मोटे लालच में ये जनता नहीं आती है। तो इस जनता को क्या चाहिए होता है, ये जनता जो कहा जाता है ना कि आपको मुफ्त में ये दे देंगे, ये जनता वो जनता नहीं होती है जो आमतौर पे गांवों की जनता होती है, ग्रामीण जनता जो होती है। हालांकि ग्रामीण जनता भी काफी जागरूक है अपने वोट को लेके, लेकिन शहर की जनता को सीधा सा मतलब होता है और कि उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति चाहिए, बेहतर पेयजल चाहिए, बेहतर साफ सफाई चाहिए, बेहतर स्वच्छता आपको चाहिए, जो पब्लिक टॉयलेट है वो सही चाहिए, जो सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था है वो अच्छा चाहिए, ट्रैफिक अच्छा चाहिए, स्ट्रीट लाइट आपको चाहिए। तो इस आपकी इन मांगों पर यदि कोई खरा उतरता है
तो इसका मतलब साफ है कि आप जो है वो आने वाले दिनों में उससे बहुत सारी उम्मीदें कर सकते हैं, और उन उम्मीदों पर अगर वो खरा उतरना चाहेगा तो जाहिर सी बात है फिर आने वाले समय में उसकी राजनीति चमकेगी, और अगर खरा नहीं उतर पाएगा तो जनता जनार्दन है, आप उसे खारिज कर देंगे। इसलिए नगर निगम के चुनाव बहुत ही इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि आप इसमें जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर आप जनता से जुड़ी ऐसी समस्या जो उसकी मूलभूत समस्या है, जो उसकी रोजाना की जिंदगी से जुड़ी समस्या है, अगर उसका आप निवारण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपका सीधा कनेक्शन उससे हो जाता है। और इसीलिए माना जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, आप राजनीतिक पार्टियों को देखिए, चाहे बीजेपी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, सबका फोकस क्यों निगम चुनाव पे होता है, क्यों फोकस होता है पंचायत चुनाव पर, क्यों? और क्यों? इसलिए उसी हिसाब से वो लोग बूथ स्तर पर अपने बूथ मैनेजमेंट करते हैं, वो मंडल स्तर पे काम कर रहे होते हैं, छोटी छोटी इकाइयां वो भी उसी के समानांतर बना रहे होते हैं ताकि वहां की समस्या को वो समझ पाए। अब आप सोचिए कि जो चुनावी सिस्टम है, जो सरकार का सिस्टम है, यानी कि सरकार का सिस्टम, उसमें आप देखते हैं कि वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल बूथ बनाकर चल रहे होते हैं। वो बूथ और उस वार्ड में बहुत अंतर नहीं है। वार्ड एक सरकारी व्यवस्था हो जाती है और जो बूथ हो जाता है, बूथ भी सरकारी व्यवस्था, लेकिन बूथ का जो मैनेजमेंट होता है वो राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से करती है। जाहिर सी बात है कि वो कोशिश ये करती है कि बूथ स्तर पर वो लोगों से इस कदर जुड़े, इस कदर संबंध बनाए कि वो जो कहे जनता वो करे। यानी कि वोटर्स को रिझाने का, वोटर्स को संतुष्ट करने का, वोटर के भरोसे पर खरा उतरने का, ये तमाम जो काम है वो हर स्तर पर इसलिए किए जाते रहते हैं और उसी के तहत ये चुनाव भी हो रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि एक और बूथ है, दूसरी ओर वार्ड है, उसी तरीके से आगे आप देखते हैं तो पन्ना प्रमुख हो जाते हैं। अलग अलग पार्टी के अलग अलग यूनिट बने हुए हैं, अलग अलग इकाइयां बनी हुई है। वही सेम सिस्टम इधर काम कर रहा होता है, नगरीय प्रशासन का, नगर विकास विभाग का, तो ये काम कर रहा होता है। तो इसी के लिए तो इसी नगर निगम चुनाव को लेकर बात करें तो फिलहाल पहले चरण में जो यूपी के 9 मंडल हैं, यानी कि 9 जो संभाग हैं, उसमें तहत आने वाले 37 जिले हैं, उनमें ये चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण में जब चुनाव होंगे तो उसमें बाकी के 9 मंडल के बाकी के जो जिले हैं उसमें चुनाव। हालांकि मजेदार बात यह है कि भले इसमें 37 जिले हैं, इस 9 मंडलों के तहत आते हैं वो, लेकिन इन 37 जिलों में 9 मंडलों के तहत 10 नगर निगम आते हैं। यानी कि 10 नगर निगम, देखिए कुल 17 नगर निगम यूपी में हैं और 10 नगर निगम इधर में आते हैं, इन जिलों में आते हैं। मतलब कि ये 10 निगम में जो शहरी आबादी है वो सबसे ज्यादा है। 10 निगम एक तरफ, 7 निगम एक तरफ, यानी कि कुल 17 नगर निगम में से 10 का जो फैसला है वो होने जा रहा है। और उसी के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हो रही है। नामांकन पत्रों की बिक्री हो रही है, नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं और आज से लेकर 16 तारीख तक नामांकन जो है वो किए जा सकेंगे। 17 तक किए जा सकेंगे। 18 अप्रैल को जो है उम्मीदवार, और देखिए हर उम्मीदवार अलग अलग स्तर पे जो है वो नामांकन दाखिल करता है और जो अधिकतम है वो 4 पदों से वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। यानी कि आप चाहे तो वार्ड सदस्य के लिए कर दें, आप चाहे तो अध्यक्ष पद के लिए कर दें, आप चाहे तो मतलब अलग अलग लेवल पे जो भी पंचायत चुनाव के लिए आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। यानी कि 4 नामांकन आप दाखिल कर सकते हैं। तो 17 तारीख तक नामांकन दाखिल करने का वक्त है। 18 अप्रैल को जो निर्वाचन आयोग है और जैसे कि अब नगर निगम है यानी कि मेयर पद के लिए वो नामांकन दाखिल होगा एडीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में। उसी तरीके से अगर वार्ड पार्षद का है तो जिले में होगा। तो इस तरीके से चीजें चलेगी। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, यानी कि स्क्रूटनी होगी, छंटनी होगी। उसमें जो नामांकन परिपत्र हैं अगर वो सही तरीके से नहीं भरे गए होंगे तो उसे छांट दिया जाएगा या अधूरा छोड़ा जाएगा या कुछ भी गड़बड़ी होगी उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो अब जो बाकी रह गए उम्मीदवार हैं उनमें से वो अब आगे जाएंगे, यानी कि वो अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उनमें भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें लगे कि शायद उन्हें सफलता नहीं मिलेगी या कुछ बहुत सारे कतिपय कारण होते हैं, तो वो 20 अप्रैल तक जो है वो अपना नामांकन वापस ले पाएंगे। कई बार होता है कि आपके बगल वाले चाहते हैं कि आप चुनाव ना लड़ें क्योंकि आप खड़े होंगे तो फिर उनका वोट कटेगा, किसी तीसरे का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह के आपसी संबंध जो है ये होते हैं इन चुनावों में। और इसीलिए आप देखिए कि वोट का जो प्रतिशत जाता है वोटिंग का बहुत बम्पर जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे बीच का कोई बंदा हमारे लिए चुनाव लड़ रहा है जिसे मैं जानता हूं। विधायक के पास आप जाएंगे तो आपको हो सकता है अगर सीधे संबंध आपके नहीं है विधायक से तो आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़े, बीच का कोई मीडिएटर आपको ढूंढना पड़े जो आपकी मुलाकात विधायक से कराए। सांसद से मिलना है, ठीक उसी तरह से प्रक्रिया आपको अपनाएंगे। लेकिन
ये जो आपका आदमी होगा नगर निगम का, कोई भी, चाहे वो आप मेयर की बात कर ले या वार्ड पार्षद की बात कर ले या नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की बात कर ली, ये आपके सीधे संपर्क में होता है। तो आप क्या होता है किसी कड़ी में, जैसे कि हमने आपको बताया कि फिर नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है। तो नामांकन वापसी की जो प्रक्रिया है वो होगी 20 अप्रैल को। 21 अप्रैल को होगा ये कि 21 अप्रैल को फिर जो सिंबल है वो आवंटित कर दिए जाएंगे, यानी कि उम्मीदवारों को जो चुनाव चिन्ह होता है वो आवंटित कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है वो शुरू होगा पोस्टर वार। पोस्टर वार यानी कि वो जब उम्मीदवार उस सिंबल के साथ बने हुए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगा पाएगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम शुभकामना संदेश जो आपके शहर में, आपके गले में, आपके मोहल्ले में, आपके सड़कों किनारे होते हैं वो उतार दिए गए हैं। तो अब सिंबल जब जैसे अलॉट हो जाएगा और सिंबल अलॉट होने के बाद जो उम्मीदवार है वो अपने बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स लगा पाएंगे। अब ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पहले से पोस्टर अपना बनवा कर रखेंगे तो फिर निर्वाचन आयोग ये कैसे जान पाएगा, कैसे समझ पाएगा कि आपको जितना राशि खर्च करना चुनाव में आपने उसी के तहत वो कराया है। इसलिए ये प्रक्रिया होती है और इसलिए आचार संहिता लगते ही ये बैनर, पोस्टर हटा लिए जाते हैं। तो अब 21 अप्रैल को जब चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का, उसके बाद जो है वो बैनर, पोस्टर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोग बैनर छपवाएंगे, पोस्टर छपवाएंगे, होर्डिंग छपवाएंगे, पैम्पलेट छपवाएंगे। तो ये चीजें करेंगे वो, और आपके पास जाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, डोर टू डोर जो संवाद जाके करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और आपके पास जाकर आपके लिए आपसे वोट मांगेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी के बाद जब 21 को सिंबल जब खत्म हो जाएगा उसका चुनाव प्रचार काफी तेजी से होगा और उसके बाद फिर जाकर वोट डाले जाएंगे 4 मई को, यानी आपके पास वक्त अच्छा खासा रहेगा। और जाहिर सी बात है 4 मई को चूंकि वोटिंग होगी पहले चरण वाली, तो 2 मई को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बिल्कुल पूरी प्रक्रिया वैसी रहेगी और फिर बाद में नतीजे आएंगे। तो ये होगा, ये हो रहा है। तो ये तो एक चीज आपको बताई हमने। और दूसरी चीज बताते हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई। तो अतीक अहमद एक बार फिर से साबरमती से प्रयागराज पहुंचने वाला है। प्रयागराज की पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और प्रोडक्शन वारंट लेकर एक बार फिर से वहां पर अदालत का प्रोडक्शन वारंट लेकर वहां पहुंची है। जाहिर सी बात, उसके बाद फिर उसे जेल से निकाला जाएगा और फिर से सड़क मार्ग से उसे लाया जाएगा। सड़क मार्ग से लाया जाएगा फिर उसी तरीके से, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अगर पुलिस करती है और वहां पर अगर अतीक के गैंग से जुड़े लोग अतीक को छुड़ाने की कोशिश करेंगे या हो सकता है कुछ दूसरी चीजें भी करें, तो हो सकता है पब्लिक में एक जो है क्योस जो है क्रिएट हो जाए, एक पैनिक क्रिएट हो जाए। इसलिए पुलिस ने साफ तौर पर फिर से सड़क मार्ग से लाने का ही फैसला किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद होगा, किसी दूसरे आम जनता के जान को खतरा नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, ट्रेन में अगर हमला कर दिया अतीक के गुर्गों ने तो क्या होगा, बस से लाया जा रहा है तो हो जाएगा क्या होगा, एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, वहां पर अगर हमला हो जाए क्या होगा। तो खैर, तो एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी चल रही है। जैसे वहां पर प्रोडक्शन वारंट पेश करने के बाद से उसका मेडिकल हो जाएगा, पेपर्स बन जाएंगे और उसके बाद फिर उसे लाया जाएगा प्रयागराज। इस बार मामला रहेगा उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। उमेश पाल हत्याकांड, देखिए इससे पहले उमेश पाल अपहरण कांड में भी उसको पेश किया गया था। उमेश पाल अपहरण कांड में उसके भाई को तो बेगुनाह करार दिया गया, लेकिन अतीक अहमद और उसके जो 3 सहयोगी हैं वो इसमें जो है वो गुनाहगार पाए गए और इसलिए एक बार फिर से साबरमती से शिफ्ट किया गया। अब उसी प्रक्रिया में फिर से आगे दूसरे जो मामले हैं उसमें फिर से अतीक अहमद को लाया जाएगा वहां से। हालांकि इन सब के बीच में एक बड़ी चीज ये सामने आई, जिससे जो निकाय चुनाव से जुड़ी भी है। इसमें कल मायावती की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बसपा जो है उसने साफ कर दिया कि हम किसी भी सूरत में अतीक अहमद के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। टिकट काट दिया गया है। पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि शाइस्ता परवीन जो है, जो कि अतीक अहमद की वाइफ है, वो प्रयागराज से मेयर पद के लिए उम्मीदवार होगी, बसपा से होगी। लेकिन उसके बाद और बाकायदा हमने देखा बहुत सारे पोस्टर भी उन्होंने छपवाया, जो कि पिछले दिनों के छापेमारी में शाइस्ता परवीन के घर से और अतीक अहमद के दफ्तर से बरामद हुई, जिसमें वही था कि अंधेरा अभी है लेकिन फिर सवेरा अभी आएगा। तो काफी हद तक बहुत उम्मीद थी, बहुत आशान्वित भी थी शाइस्ता कि कम से कम बसपा से उन्हें मेयर पद के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो ये चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आप राजनीतिक में कदम रख लेती हैं, राजनीतिक बन जाती हैं, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान थोड़ी हो जाती हैं। आपको राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लग जाता है और फिर आपके साथ एक सामान्य अपराधी की तरह जो है वो व्यवहार नहीं कर पाती पुलिस। तो ये कोशिश थी, लेकिन बसपा ने टिकट काटा। फिर खबर आई कि हो सकता है कि अतीक अहमद के जो छोटे भाई अशरफ है, अशरफ की पत्नी
को शायद बना दिया जाए उम्मीदवार, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ क्योंकि बसपा से मायावती ने साफ कहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं, अतीक अहमद के परिजनों को हम किसी भी सूरत में टिकट नहीं देंगे निकाय चुनाव में, ना निकाय चुनाव में ना आने वाले दिनों में। तो वो पत्ता कटक और इन सब के बीच में साबरमती जेल से यानी कि गुजरात से एक बार फिर से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। तो ये सब बड़े अपडेट्स हैं। उसके अलावा भी लगातार हमारी कोशिश रहती है, जैसे गुरु मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का हमारे साथ, तमाम जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहते हैं कि आप लोग सवाल पूछिए। देखिए, लगातार हम कहते रहेंगे, लगातार हम बोलते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार, क्योंकि जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं तो आप लोग जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल पूछना है तो आप सवाल कीजिए मेरे साथ सीधा, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे पाए। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपकी समस्याओं से जुड़े होंगे, आपके आसपास की समस्याएं होंगी, तो हमारे सहयोगियों को यानी रिपोर्टर्स को, हम संवाददाता को आपके उस लोकेशन पर भेजेंगे और उस लोकेशन पर जाकर उसकी खबर हम बनाएंगे। खबर बनेगी तो जाहिर सी बात है सरकार उसे देखेगी, जो अधिकारी वो देखेंगे और उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे जाकर। तो इसलिए हम आपसे संवाद करते हैं। दूसरी बात है कि दर्शक और एक एंकर, एक सूत्रधार के बीच में यही तो एक संबंध होता है कि अगर आप और हमारे बीच में एक कनेक्शन अच्छा बन जाए, एक मजबूत बॉन्ड हो जाए, तो फिर हम पूरी कोशिश करने लग जाते हैं कि हम आपको वो तमाम अपडेट्स दें जो आपको चाहिए होते हैं। अब आप ये देखिए कि मतलब यूपी की जुड़ी 2 खबरें तो मैं आपको दे दी, लेकिन उसके अलावा भी देश में बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन वही है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप नहीं बताएंगे कि हमें क्या देखना है, हम क्या देखना चाहते हैं, हमें क्या प्राइम न्यूज से उम्मीदें हैं, तो फिर क्या बताएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये आप लोग की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप लोग बताइए कि आपका टेस्ट क्या है, आप लोग करना क्या चाहते हैं, मतलब आप लोग को क्या देखना पसंद है, किस तरह की खबरों को आप देखना चाहते हैं। इसलिए हमने इस संवाद के सिस्टम को डेवलप किया हम लोगों ने और सोशल मीडिया के जरिए आपके बीच पहुंच रहे हैं। एक कोशिश ये भी रहती है कि हमारे सभी दर्शकों को हम उनके मोबाइल पर हर जगह अपडेट कर दें। तो ये बड़े अपडेट्स थे, वो हमने आपको बता दिया। और जाहिर सी बात है कि आपको रेगुलर बुलेटिन अगर देखना होगा तो फिर आप टीवी पर देखिएगा, लेकिन वहां पे संवाद नहीं हो पाएगा। और इसलिए सोशल मीडिया को हम एक माध्यम बनाते हैं दर्शकों और अपने बीच का, कि एक हमारी कड़ी जुड़े। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, सवाल पूछिए, बातचीत कीजिए। इसी बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और बीच का जो बॉन्ड है वो अच्छा होता चला जाएगा। खबरें भी बताएंगे बीच में आपको, बातचीत भी करेंगे लगातार। आपकी कुछ बात होगी, आपके यहाँ से कुछ खबर होगी, वो खबर कराएंगे। कुछ यूनिक आपके यहाँ हो रहा होगा तो आप भी बताइए, जिसको मीडिया में तवज्जो नहीं मिली, कवरेज नहीं मिली। तो ये कोशिश हमारी रहती है। तो जैसे कि निकाय चुनाव, इस पर मुझे बात करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव मतलब साफ है कि हम अपनी सरकार चुन रहे हैं, अपने शहर की सरकार चुन रहे हैं। बीजेपी दावा कहती है ट्रिपल इंजन की, सपा कहती कि भाई केंद्र में और राज्य में इनकी सत्ता है, तो क्या मिला आपको, इसमें शहर की सरकार बनाकर क्या फायदा होगा। कांग्रेस के अपने राग हैं, बसपा के अपने राग हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोक रही है। ये चीजें होती रहेंगी और हम सब उन सब के बीच में हमारी बातचीत भी होती रहेगी। तो ये बातचीत का सिलसिला जो है वो होते रहना चाहिए। गुजारिश है आपसे कि आप लोग जुड़िए, बातचीत कीजिए। और बातचीत जब हो जाए तो जब जैसी एंड हम करें इस बातचीत के सिलसिले को, इसे अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों को बताइए, उन चाहने वालों को बताइए जो वाकई में बातचीत करना चाहते हैं। और होता है कई बार, कभी आप अपनी बात रखें, कभी हम अपनी बात रखेंगे और बातचीत का सिलसिला चलते रहेगा और खबरों की बातचीत भी होगी लगातार। इजाजत दीजिए आज के लिए, नमस्कार।